देखते हैं कि प्रकाश जो होता है उसका जो क्वांटा होता है वो फोटोन होता है। फोटोन ठीक सिमिलर वैसे ही ध्वनि जो होती है उसका भी एक क्वांटा होता है। उस क्वांटा को क्या कहा जाता है? फोनोन। उस क्वांटा को क्या कहा जाता है? फोनोन कहा जाता है। जैसे प्रकाश का क्वांटा फोटोन होता है वैसे ही ध्वनि का क्वांटा क्या होता है? फोनोन होता है। तो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो फोटोन के रूप में जाती हैं, ऐसे ही ध्वनि की तरंगें होती है वो फोनोन के रूप में जाती हैं। फिर वो वाइब्रेट करती हैं, दोलन करती हैं, जो भी कुछ करती हैं, उनके कंपन आवृत्तियां कैसी होंगी वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइट के लिए तो हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं, ध्वनि के लिए हमने कभी नहीं पढ़ा। तो आज हम ध्वनि के लिए बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इस स्थिति का। देख लेते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना है हमें। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखते जाओ। ध्वनि क्वांटा या फोटोन यदि किसी सतत माध्यम में किसी इकाई कोशिकाई कंपन विधाओं को प्रकाशिक शाखा के आधार पर प्रकाशिक सामान्य विधा ओमेगा और के के आधार पर हल करें तो ठीक उसी प्रकार ध्वनिक शाखा में भी ध्वनिक प्रसामान्य विधा के आधार पर हल किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि जो अभी आपने ओमेगा माइनस और ओमेगा प्लस पढ़ा है ना, उस ओमेगा माइनस को हम ये ध्वनिक शाखा कहते थे, ओमेगा प्लस को हम प्रकाशिक शाखा कहते थे। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की शाखा होती है वैसे ही ध्वनि की भी शाखा होती है, और ध्वनि की शाखा को हम फोटोन के रूप में ना पढ़कर फोनोन के रूप में पढ़ते हैं। तो प्रकाशिक शाखा में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति ऊर्जा के क्वांटीकरण ई बराबर एच न्यू बराबर एच कट ओमेगा, जहां ओमेगा या न्यू जो है प्रकाश के कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके आधार पर हम फोटोन की स्थिति के आधार पर ही फोनोन पढ़ते हैं। अब वो फोनोन है क्या उसकी बात करते हैं। फोनोन के गुणधर्म समानता रखते हैं फोटोन से, परंतु वेग अलग अलग होने के कारण उनमें कुछ असमानताएं भी होनी चाहिए। वेग अलग इसलिए समानताएं भी असमानताएं भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ध्वनि का जो वेग होता है वो तो 330 या 332 मीटर पर सेकंड अलग अलग माध्यम में वेरी करता है। सिमिलरली प्रकाश का वेग भी अलग अलग माध्यम में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के आसपास वेरी करता है। तो इनमें वेगों में अंतर होने के कारण इनमें कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। अब असमानताएं क्या हैं वो देखो। फोटोन व फोनोन का वेग असमान होता है पहली चीज तो फोटोन का वेग ये है, फोनोन का वेग ये है। फोनोन होता है ध्वनि का, फोटोन होता है प्रकाश का, लाइट का। सिमिलरली फोनोन की कुल ऊष्मीय ऊर्जा फोनोन की तुलना में अत्यधिक होती है। फोटोन की जो ऊर्जा है वो फोनोन की तुलना में क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में ओमेगा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? देखो v इज इक्वल्स टू, आपने देखा था v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई के। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी? फोटोन की। क्यों? क्योंकि फोटोन का वेग ज्यादा होता है, क्योंकि फोटोन प्रकाश का कण है और प्रकाश के कण से अधिक वेग किसी का होता ही नहीं है, इसलिए ये अधिक होगा ही। और अगर ये अधिक होगा तो इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। असमानताएं तो ये थी, समानताएं क्या है अब वो देखिए। समानताएं हैं ऊर्जा में। फोटोन और फोनोन की ऊर्जा सदैव एक समान होती है, प्रकृति भी एक समान होती है। फोटोन की प्रकृति कण प्रकृति होती है, फोनोन की प्रकृति कण और तरंग दोनों की होती है। उसी तरह से फोनोन भी कण और तरंग की द्वैत, दोनों तरह की द्वैत प्रकृति रखता है। अगली स्थिति की बात करें, अगली स्थिति सांख्यिकी। जिस प्रकार फोटोन बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं उसमें चक्रण का मान s बराबर 1 होता है, उसी प्रकार फोनोन भी बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की पालना करते हैं और उनके चक्रण का मान भी s 1 बराबर 1 होता है। तो ये दोनों सेम हैं, समानताएं रखते हैं। अगला है प्रचक्रण। फोटोनों के समान ही फोनोनों का भी प्रचक्रण होता है और वो +1 और -1 होता है। उनका होता था +½ और -½ अब देखो अगर वो इलेक्ट्रॉन होते तो इलेक्ट्रॉन तो फोनोन हो नहीं सकते क्योंकि वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की पालना करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की पालना करते हैं। तो ये +1 और -1 इनके प्रचक्रण आइसोस्पिन होती हैं। संवेग की बात करें, संवेग की बात करें तो देखो संवेग इनका वास्तव में फोनोन का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है, अतः संचरण नियतांक के आधार पर इसके संवेग डी ब्रोगली सिद्धांत को दर्शाया जा सकता है। और इसका संवेग होता है p बराबर एच कट के, और वो p बराबर h अपॉन लेमड़ा जो आपका प्लांक के आधार पर लेमड़ा कैलकुलेट करते थे उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके ही निकलता है p बराबर h कट के, जो कि फोनोन का संवेग भी कहलाएगा। अब बात करते हैं हम गैसीय गुणधर्म की।
जिस प्रकार फोटोन की गैसीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार फोनोन भी गैसीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है तथा इन गैसों को बोसोन गैस भी कहा जाता है। याद रखना, इन गैसों को कौन सी गैस कहा जाता है? इन गैसों को कहा जाता है बोसोन गैस। अब अगला है फोनोन का अवशोषण व उत्सर्जन। फोनोन का अवशोषण व उत्सर्जन। देखो फोनोन का अवशोषण और उत्सर्जन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनक्लेप प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनक्लेप प्रोसेस, जिससे फोनोन का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। फोनोन में सामान्य प्रक्रिया में क्रिस्टल पर आपतित फोनोन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करता है तथा इस प्रकीर्णन से फोनोन की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसमें ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित नहीं होती है तो उसकी बात हम करें तो देखो, अगर हम ये कहते हैं कि फोनोन असामान्य बिहेवियर दर्शाता है प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो जो फोटोन है वो फोटोन टूटे फोटोन में और साथ में फोनोन बने, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनक्लैप प्रोसेस। यह है उत्सर्जन, यहां फोनोन का उत्सर्जन हुआ। अब यहां क्या है? एक फोटोन आया, एक फोनोन आया और ये जुड़कर फोटोन बना रहे हैं। तो इस फोटोन ने इस फोनोन का क्या किया है? अवशोषण करके फोटोन बनाया है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था? एक फोटोन आ रहा था, वो फोटोन भी दे रहा था और फोनोन भी दे रहा था। तो यहाँ तो फोनोन का उत्सर्जन हो रहा था, यहाँ फोनोन का अवशोषण हो रहा है। तो अनक्लेप प्रोसेस जो है वो दो तरह का है, एक उत्सर्जन का और एक अवशोषण का। ये दो स्थितियां हैं जिसके आधार पर थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की स्थितियों को एक्सप्लेन किया जाता है। वो देख लीजिएगा आप। इसमें सीवी जालकों की विशिष्ट ऊष्मा को भी कैलकुलेट किया जाता है। सीवी जालकों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो दो तरह की होती है। एक तो जालकों की विशिष्ट ऊष्मा सीवी जालक के लिए, एक सीवी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। किसी भी क्रिस्टल की टोटल स्पेसिफिक हीट दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो उसके लेटिस पॉइंट पर, तो सीवी लेटिस बोलते हैं उसे। एक होता है कि उस लेटिस पर बैठे हुए एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये तो है सीवी लेटिस और ये है सीवी इलेक्ट्रॉनिक। तो सीवी लेटिस के लिए देखो, सामान्य ताप पर किसी क्रिस्टल का आयतन नियत रखते हुए यदि उस क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में ताप परिवर्तन देखें, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में परिवर्तन देखें, चेंज देखें, तो ऐसा परिवर्तन क्रिस्टल में जालकों की विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हुआ सीवी लेटिस। और इसी तरह से सीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान्य ताप पर, वहां स्थिति क्या थी कि नियत सामान्य ताप पर किसी क्रिस्टल का आयतन नियत रखते हुए, यहां भी क्या है? सामान्य ताप पर किसी क्रिस्टल का आयतन नियत रखते हुए, दोनों चीजें सेम है। यदि उस क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में ताप के सापेक्ष परिवर्तन, यहाँ क्या है? जालक बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉनों में ताप के सापेक्ष परिवर्तन। वहां तो जालक बिंदुओं में ही परिवर्तन हो रहा है, यहाँ उन जालक बिंदुओं पर रखे हुए इलेक्ट्रॉनों में ताप के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो वही इलेक्ट्रॉनों की विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। अब अगला है ड्यूलोंग पेटिट नियम। देखो ड्यूलोंग पेटिट नियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है। यहाँ तीन तरह के नियम हैं। तीन तरह के नियमों में पहला तो है देखो ड्यूलोंग पेटिट नियम। ड्यूलोंग पेटिट नियम क्या है कि चिरसम्मत सिद्धांतों के अनुसार ठोसों में परमाणुओं की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द मुक्त कंपन करते हैं और वह ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत के आधार पर 1/2 kT ऊर्जा को औसत ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये तो है ड्यूलोंग पेटिट नियम। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पहले चैप्टर में बताया था, जब बॉन्डिंग पढ़ाई थी, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, मेटेलिक धात्विक बंध पढ़ाए थे, वांडरवाल बंध पढ़ाए थे, हाइड्रोजन बंध पढ़ाए थे। ये सब जब बंध पढ़ाए थे तब वहां एक स्थिति में ड्यूलोंग पेटिट नियम पे स्टार लगा हुआ था और वो स्टार इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या है वो यहाँ समझाया जा रहा है। क्या है कि टोटल अनुदैर्ध्य कंपन, कोई भी जालक बिंदु कंपन करेंगे तो या तो वो कंपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं या वो कंपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या तो क्षैतिज कंपन हो या फिर ऊर्ध्वाधर कंपन हो। तो क्षैतिज कंपन और ऊर्ध्वाधर कंपन में उनकी ऊर्जा होगी 1/2 kT प्रत्येक की औसत ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? kT कुल कंपन की औसत ऊर्जा हो जाएगी। तो उसमें अगर मैं ये कह दूं कि संपूर्ण ठोस में
कुल कंपन की औसत ऊर्जा, एक विम के लिए ये स्थिति है, द्विविम के लिए भी ऐसी होगी, त्रिविम के लिए भी ऐसी होगी। तो केटी को 3 से गुणा कर दें तो 3 केटी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 हो तब वो 3 केटी होती है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही n हो तो वो 3 n केटी हो जाएगी। n और k को हम r लिख सकते हैं, n और k को क्या लिख सकते हैं, r। n और k का मान थर्मोडाइनेमिक्स में r इज इक्वल्स टू होता है एन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट के की वैल्यू। तो एन के को हम लिखते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। देखो सी यू लेटिस की वैल्यू या सी यू लेटिस 3RT हो गया, एन के का मान आर हो गया। अब सीवी का मान निकालना है हमें, ये तो यू जालक का निकाला है, और du/dt अगर ताप के सापेक्ष परिवर्तन देख लें इसका जालकों की स्थिति के आधार पर, तो वह विशिष्ट उष्मा को प्रदर्शित करेगा। विशिष्ट उष्मा को ताप के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, इसका अवकलन करेंगे टी खत्म हो जाएगा 3R, और 3R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ये। 3 की जो वैल्यू है, 3 तो कांस्टेंट है, R जो है वो खुद एक कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होते हैं, और ये जो K की वैल्यू है वो तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ही खैर। तो ये दोनों ही एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये दोनों ही एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ से सीवी लैटिस की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और समीकरण एक ड्यूलोंग पेटिट नियम कहलाता है, जो कि ठोस से जालकों की विशिष्ट उष्मा को प्रदर्शित करता है। तो प्रायोगिक तौर पर जब ताप के साथ विशिष्ट उष्मा का खींचा गया वक्र हो, वक्र निम्न स्थिति प्रदर्शित करता है। अब देखो इनिशियली तो वो ऐसे बढ़ता है, और फिर 3R पर जाकर CV की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि 3R कांस्टेंट वैल्यू है तो इससे आगे कांस्टेंट रहता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर 10 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होने के बाद, एक सामान्य ताप के बाद, वह अपनी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगता है। ये रिप्रेजेंटेशन दिया था सबसे पहले ड्यूलोंग पेटिट ने, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए बाद में अलग अलग लोग आए, लेकिन उस कमी को पढ़ने से पहले हम सीवी का मान अलग अलग स्थितियों के लिए देख लेते हैं कि ड्यूलोंग पेटिट ने क्या क्या निकाले। के लिए सीवी का मान निकाला अल्फा टी क्यूब, धातुओं के लिए उन्होंने निकाला अल्फा टी क्यूब प्लस गामा टी, और परतीय यौगिकों के लिए निकाला अल्फा टी स्क्वायर, और रेखीय श्रृंखला यौगिकों के लिए निकाला अल्फा टी। ये मान निकाले ड्यूलोंग पेटिट ने। ड्यूलोंग पेटिट का नियम इससे आगे की स्थिति के लिए तो सही है, लेकिन इससे पहले वाली स्थिति के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि वहां तो 3R कांस्टेंट ही वैल्यू आनी चाहिए थी। यहाँ देखो इससे आगे तो कांस्टेंट है ग्राफ, लेकिन इससे पहले वाले ग्राफ की स्थिति कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो उसे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई कमी रही होगी। उस कमी को सुधारने के लिए आते हैं आइंस्टीन भाई साहब। आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया वो देख लेते हैं। आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया, ठोसों का एक विशिष्ट उष्मा का आइंस्टीन मॉडल दिया, और उस मॉडल में कुछ बातें बताई। क्या क्या बताई देख लो। पहली बात बताई, पदार्थ के सभी परमाणु एक समान होते हैं और स्वतंत्र व सरल आवर्ती दोलक में समान रूप से कार्य करेगी। ये बात बताई, ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। दूसरी बात इन्होंने नहीं क्या बताई, सभी परमाणु दोलक समान आवर्ती से ही दोलन करेंगे, अलग अलग आवर्ती से दोलन नहीं करेंगे, क्योंकि समान है, अणु ही समान है, परमाणु ही समान है, तो वो दोलन भी समान ही करेंगे। ये बताई कि सभी परमाणुओं के दोलकों की ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत से इतनी होनी चाहिए। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि प्रत्येक परमाणु की कंपन विधाओं XYZ दिशाओं में कंपित दोलकों से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है। तब इनमें कुल दोलकों की संख्या कितनी होगी, 3n, क्योंकि 3D में होती हैं, x दिशा में हो सकती हैं, y में भी, z में भी। तो अगर एक में n माने तो 3 दिशाओं में क्या होंगी, 3n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है तो वो 3n हो जाएंगी। अगला उन्होंने ये माना कि ये दोलक एक समान होने के कारण इनमें विभेद नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार ही अलग अलग जालक बिंदुओं के निकाय के रूप में भी माना जा सकता है, तथा इसके कंपनों को मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार e⁻⁻ तुल्य प्रदर्शित किया जा सकता है, और दोलकों की माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। तो दोलकों की माध्य ऊर्जा की बात हम करते हैं। दोलकों की माध्य ऊर्जा क्या है, इस मॉडल में दोलकों की माध्य ऊर्जा को En बराबर Nhν या NH के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और ये जो ऊर्जा होगी ये
एन अणुओं की दोलकों की माध्य ऊर्जा भी कहलाती है, दोलकों की माध्य ऊर्जा भी कहलाती है। अब इस ऊर्जा को हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर माध्य ऊर्जा में निकालें तो वो प्रोबेबिलिटी से सोल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी से सोल्व करने के बाद जो एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो एनर्जी की वैल्यू आती है E बार इज इक्वल्स टू एच कट 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1। ये इक्वेशन 6 जो है ये क्या है, दोलक की माध्य ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, कोई एक दोलक की। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हो तो n से गुणा कर देंगे इसे, लेकिन अगर त्रिविम के लिए हो तो 3 से भी गुणा कर देंगे। तो E बार की वैल्यू को n से भी गुणा कर दिया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आई, ये आंतरिक ऊर्जा आ गई टोटल अणु की। अब टोटल अणु की आंतरिक ऊर्जा का समय की ताप के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं आयतन नियत रखते हुए, तो Cv आ जाता है, विशिष्ट उष्मा आ जाती है। तो विशिष्ट उष्मा आ गई हमारे पास, ये विशिष्ट उष्मा की कैलकुलेशन कर ली। विशिष्ट उष्मा की कैलकुलेशन हमारे पास ये आई कैलकुलेट होकर लास्ट इक्वेशन, ये जो Cv की वैल्यू आती है ये विशिष्ट उष्मा की वैल्यू आई। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, n के को हम r लिख सकते हैं, तो 3r कांस्टेंट वैल्यू तो आ गई, लेकिन कांस्टेंट के साथ कुछ और भी आ रहा है अभी भी। तो आइंस्टीन ने जो ड्यूलोंग पेटिट ने निकाला था वो तो सही था ही था, लेकिन वो 3r एक निश्चित टेम्परेचर के बाद आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद स्थिति ऐसी आ नहीं रही। अब ऐसी स्थिति नहीं आ रही है तो क्या करेंगे हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो 3 तो आ रहा है, r भी आ रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा आ गया, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये रिमूव हो जाए, या फिर कोई ऐसी स्थिति बने कि 3r बने। तो देख लेते हैं क्या केस बनते हैं। तो पहला केस लिया हाई टेम्परेचर के लिए, T अगर थीटा ई से बहुत ज्यादा हो, ये थीटा ई है आइंस्टीन टेम्परेचर, आइंस्टीन टेम्परेचर को थीटा ई से लिखा गया है। अब थीटा ई को T के रेस्पेक्ट में ज्यादा मान लिया और इसे सोल्व किया, तो इसकी वैल्यू सोल्व होने के बाद Cv इज इक्वल्स टू 3r आती है हाई टेम्परेचर के लिए। उच्च ताप के लिए तो ये आती है, लेकिन अगर T को छोटा मान लिया जाए थीटा ई से तो फिर निम्न ताप की स्थिति आएगी। लो टेम्परेचर के लिए ये आता है। तो अभी भी सेम कंडीशन वही रही, लेकिन कुछ हद तक सुधार हो गया कि 3r वहां भी आ रहा था, 3r यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 3r के साथ कुछ फैक्टर और आ रहा है। तो हो सकता है उस फैक्टर के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस फैक्टर को और सोल्व करने की कोशिश की गई। बाद में एक महान वैज्ञानिक हो रहे जिनका नाम था डिबाई मॉडल। तो देखो पहली एक चीज याद रखेंगे हम, सबसे पहले तो एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो था ड्यूलोंग पेटिट। कौन था? ड्यूलोंग पेटिट। ड्यूलोंग पेटिट ही आया था। ड्यूलोंग पेटिट के बाद क्या होता है, ड्यूलोंग पेटिट में कमी रह जाती है कुछ लो टेम्परेचर पे, तो उसे सोल्व करने के लिए आइंस्टीन महोदय आते हैं। अब आइंस्टीन महोदय से भी पार पड़ी नहीं ढंग से, लेकिन आइंस्टीन महोदय ने लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के लिए 3r तक की वैल्यू को तो जरूर ला दिया, लेकिन 3r के साथ लो टेम्परेचर पर कुछ और भी आ रहा था। अब उस और को रिमूव करना था हमें, तो बाद में डिबाई भाई साहब आए। डिबाई भाई साहब ने भी एक मॉडल दिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हमारी अवधारणाएं वही रहेंगी जो आइंस्टीन भाई साहब ने ली हैं। आइंस्टीन भाई साहब से ज़्यादा तो हम हैं नहीं बड़े, तो उनकी बात को अवॉइड तो हम कर ही नहीं सकते। तो वो तो जो कहते हैं ऑथेंटिकली कहते हैं, अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने वो तो लिया ही लिया, साथ ही 3-4 चीज़ें और ले ली, और उन 3-4 चीज़ों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है चौथी। डिबाई के अनुसार कुछ सन्निकटन इस प्रकार माने, सन्निकटन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो 3r में कुछ जुड़ भी जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो सन्निकटन इस प्रकार माने गए कि क्रिस्टल में गतिशील प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कंपन के दौरान परमाणु दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो ऐसे क्रिस्टल में माध्यम को सतत माध्यम माना जा सकता है। अतः ऐसे माध्यम में ओमेगा से ओमेगा डी के मध्य कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा हो तो 0 से ओमेगा डी के मध्य कुल कंपनों की विधाएं की संख्या 3n के तुल्य होनी चाहिए। तो 0 से ओमेगा डी जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 3n होना चाहिए। तो 3n की इक्विवेलेंट हो गया ये। अब आगे वो कह रहा है कि परंतु हम तो जानते हैं सतत माध्यमों के लिए जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू होती है कुछ, वो जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू की कंडीशन पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, और ए बार आया आपका ये। अब इस ए बार को सोल्व करते हैं। इस ए बार को सोल्व किया वापस यू के माध्यम से सोल्व करके डी यू बाई डी टी निकाला, डी यू बाई डी टी निकाल कर वही Cv की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
u निकाल लिया, u का du बाई डी टी कर दिया, du बाई डी टी कर दिया, cv आ गया, cv की वैल्यू पुट कर दी, cv की वैल्यू पुट कर दी तो देखो cv की वैल्यू आई आपके पास ये। इस वैल्यू में अक्स के रेस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस मान ली और उसे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के लिए वापस सोल्व किया गया। तो हाई टेम्परेचर के लिए तो ये मान वापस 3R ही आता है, जो कि सब जगह ही आ रहा था, ड्यूलोंग में भी आ रहा था, आइंस्टीन मॉडल में भी आ रहा था और डिबाई मॉडल में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस और होता है कि अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दें और इसकी वैल्यू निकालें तो ये कुछ वैल्यूज आती हैं। इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है 3R इंटू समथिंग 3 इंटू टी बाई थीटा डी की क्यूब, यानी क्यूब का फॉर्मूला और बन जाता है। तो जो शुरू में ग्राफ बन रहा था वो ग्राफ में यहाँ थोड़ा सा वापस बना रहा हूँ, देखिएगा इस ग्राफ को। शुरू में जो आपका ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरह का बन रहा था। शुरू में जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस प्रकार का बन रहा था। कैसा बन रहा था कि ये जो वैल्यू है ये 3R वैल्यू थी, तो एक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर की कंडीशन के आगे की तरफ जाए तब तो ये 3R जा रहा था, लेकिन उससे पीछे की तरफ ये एग्जैक्ट सिचुएशन शो नहीं कर रहा था 3R की। लेकिन यहां से क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर के लिए तो ये शो कर रहा है, हाई टेम्परेचर के लिए तो देखो, हाई टेम्परेचर के लिए तो बात की थी एट हाई टेम्परेचर 3R शो कर रहा है, लेकिन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए ये क्या कर रहा था, लो टेम्परेचर के लिए देखो, लो टेम्परेचर के लिए ये कर रहा है कि 3R के साथ साथ टी का क्यूब भी आ रहा है, यानी कोई वैल्यू है जिसका क्यूब भी आ रहा है साथ में। तो अगर वो वैल्यू का क्यूब भी साथ में आ रहा है तो देखो यहां से अगर वैल्यू का क्यूब साथ में आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि लो टेम्परेचर के लिए ये क्यूब का ग्राफ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है साहब। अरे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है। तो ऐसा ही बनता है, तो यही वैल्यू पूछ रहा था वो। तो अगर यही वैल्यू पूछ रहे हैं तो यहाँ से ये वाला एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ पाया कि 3R ही होता है, लेकिन डिबाई ने ये समझा दिया कि ये क्यों आता है लो टेम्परेचर के लिए। तो डिबाई अभी तक जितने भी मॉडल आए हैं जालकों के कंपन की स्थिति के आधार पर, उनमें सबसे बेस्ट मॉडल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉडल है ड्यूलोंग पेटिट। ड्यूलोंग पेटिट ने इस अवधारणा को उठाया था, आइंस्टीन ने उसमें मॉडिफिकेशन करके काफी हद तक सोल्व कर दिया था। लेकिन डिबाई ने क्या किया, ड्यूलोंग पेटिट की उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया कि ये वाला कर्व बना क्यों। ठीक है, तो ये तीन मॉडल आए। हालांकि आइंस्टीन मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, डिबाई मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूलोंग पेटिट मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों मॉडल्स में से आपको एक मॉडल एग्जाम में जरूर आएगा, ये याद रखेंगे आप। तीनों में से एक मॉडल जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ये मिलने ही मिलने वाला है आपको। अगली स्लाइड देखते हैं फिर, एक न्यूमेरिकल दे रखा है वो देख लेना आप। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है अतिचालक। देखो ये अतिचालक चैप्टर है क्या, यूनिट 4 का चैप्टर है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की कुछ फिलोसफी है। अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण संभव होता है, परंतु इन दोनों का ही चालन अनियंत्रित होता है, तथा ऐसे तत्व जिनसे इन पदार्थों का निर्माण होता है रेडियो धर्मी तत्व कहलाते हैं, जिनका 6 लगभग 10 की पावर 5 वर्ष तक होता है। बहुत लेंथी स्थिति है इसकी। तो इस वाली स्थिति को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी स्थिति को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ अतिचालकों के बारे में कंडीशंस बता देता हूँ। क्या कंडीशंस हैं अतिचालकों की, उसे देख लेते हैं अपन। एक बार पहले अतिचालकों की स्थिति देख ली जाए कि अतिचालक होते क्या हैं। देखो पदार्थ होता है एक पदार्थ, एक होता है पदार्थ। अब जो पदार्थ है
पदार्थ क्या करता है, सामान्यतः अलग अलग श्रेणी रखता है। किसके आधार पर? चालन के आधार पर, चालन के आधार पर, ऊष्मा चालन के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर अलग अलग स्थितियां रखता है। कैसी रखता है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो रखता है कुछ चालक पदार्थों की स्थिति, कुछ चालक। एक रखता है अर्धचालक, एक रखता है सुचालक, और एक आखिरी रखता है अतिचालक, अतिचालक। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन और होल की, इलेक्ट्रॉन और होल संकल्पना की। क्या है इलेक्ट्रॉन होल संकल्पना, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ चालक वो पदार्थ कहलाते हैं जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का चालन हो ना ही होल का चालन हो, किसी का भी नहीं हो। अर्धचालक वे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का, अर्ध का मतलब आधा चले, या तो इलेक्ट्रॉन ही चले या होल ही चले, दोनों में से कोई एक चले। इसमें का मतलब कुछ चालक कोई सा भी ना चले, इसमें या तो ये चलेगा उस समय ये नहीं चलेगा, या फिर ये नहीं चलेगा उस समय ये चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। तो देखो अगर ये चलेगा, ये वाला चलेगा तो नेगेटिव वाला चला, नेगेटिव वाला चला इसका मतलब एन अर्धचालक, एन का मतलब नेगेटिव। और अगर ये वाला चला इसका मतलब होल होता है, होल को धनात्मक आवेश माना जाता है, तो ये है पॉजिटिव, तो ये है पी अर्धचालक। तो या तो एन सेमीकंडक्टर होगा या फिर पी सेमीकंडक्टर होगा। फिर है सुचालक, सुचालक में क्या है कि दोनों ही चलते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चलते हैं। लेकिन अतिचालक क्या होते हैं, अतिचालकों में दोनों ही चलते हैं। अब सुचालक और अतिचालक में अंतर क्या है? फिर सुचालक क्या होते हैं, कंट्रोल्ड चलते हैं, कंट्रोल्ड, कंट्रोल है इनका खुद के ऊपर। जैसे पंखा चलाया, स्विच ऑन किया पंखा चल गया, स्विच ऑफ किया पंखा बंद हो गया। सिमिलरली अतिचालक की बात हम करें, ये होते हैं अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मैनर में होते हैं। इसका मतलब अगर एक बार स्विच चालू कर दिया तो फिर आप चाहे बंद करो, चाहे मीटर बंद करो, चाहे पूरे शहर की बिजली काट दो, पंखा चालू कर दिया तो बंद नहीं होगा। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं अतिचालक की। तो ये अतिचालक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो ये अतिचालकों की और सुचालकों की श्रेणी को आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का चालन होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल्ड होता है और इसमें अनकंट्रोल्ड होता है। बस इतना ही अंतर है इन दोनों की स्थितियों के आधार पर। तो ये तो हुई अतिचालकों की बात। अब अतिचालक होते कैसे हैं ये बात कर लेते हैं। अतिचालक होते हैं एक तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल। दूसरी चीज, ये बहुत ही कम टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे के ताप पर ही बनाए जाते हैं। ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा एक तो अतिचालक पर। अतिचालकों के साथ ही हमने जो ये डिस्कस किया है, डिस्कशन किया है पूरा का पूरा, इस डिस्कशन में हम ये भी चाहेंगे कि अतिचालकों के साथ ही एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर लिए जाएं नेक्स्ट लेक्चर में ही। और उसके साथ ही हम एक पेपर और डिसाइड करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, कि हो सकता है आपके 3 के 3 क्वेश्चंस उसी पेपर के अंदर से ही अटेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, तो वो मैं ऐप पे पहले ही डाल दूंगा, और जब भी हम अगली क्लास में रूबरू होंगे उस पेपर पे भी चर्चा कर लेंगे, और बाकी सारा एक दो क्वेश्चंस डायरेक्ट अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा मैं अतिचालक वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।